नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारी अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार में किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसीलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। न्यूज एट 12:30 का शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें। आपको बता दें कि अस्पताल की ओर से बयान जारी किया गया है। डॉक्टरों की एक टीम निगरानी कर रही है शाह की। ये एम्स के डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए थे शाह। 4 दिन पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में अनुभवी डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें पुराने प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उनकी हालत सामान्य और स्थिर है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद यहां पर भर्ती हुए थे और शाह अस्पताल से ही कामकाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के चलते उन्हें पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हिमाचली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत कैसी है? देखिए, अब उनकी तबीयत जो है उसका अभी स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है और अभी उन्हें जो हल्का बुखार है वो भी बताया जा रहा है। और जिस तरीके से मीडिया के सामने एक बयान आया है एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया की देखरेख में जो डॉक्टरों की टीम है वो इलाज कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इलाज जो है वो किया जा रहा है और हल्की थकान की वजह से उन्हें जो सर दर्द हुआ था और जिसकी वजह से उन्हें जो है वो भर्ती करवाया गया था। तो जैसे कि सलोनी हमें पता ही है और सभी को पता है कि बीते शुक्रवार को ही हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी कोरोना रिपोर्ट बीते शुक्रवार को नेगेटिव आई थी और इस बात की जानकारी भी उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए दी थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा था कि ये बीते शुक्रवार को जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से जिस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरे और मेरे परिजनों को ढांढस बधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उसमें उन्होंने डॉक्टरों का भी धन्यवाद करते हुए लिखा था कि डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से अब आपको पता है कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो बहुत सी चीजें उन्हें मैनेज भी करनी पड़ती हैं। तो उस वजह से शायद कहीं ना कहीं वो थकावट की वजह से उन्हें जो है वो भर्ती करवाया गया है। और एम्स की तरफ से जो जहां पर उनका जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है सलोनी, वहां पर बताया गया कि एक जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते 3-4 दिनों से थकान और सिर दर्द के और सांस लेने की कुछ तकलीफों के जो है वो अनुभव कर रहे थे और अब उनकी हालत में स्थिरता बताई जा रही है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कितने और दिनों तक उनको अस्पताल में भर्ती रखा जा सकता है? देखिए, ये सिर्फ सामान्य ट्रीटमेंट है। कभी कभार थकावट की वजह से जो है सर दर्द और हल्का बुखार जो है वो हो जाता है, लेकिन अब डॉक्टर इस एक पूरी टीम बनाई गई है, वो
पूरे तरीके से अभी जो भी टेस्ट वगैरह है वो भी किए जा रहे हैं कि शायद कोई और लक्षण या कोरोना के लक्षण फिर तो नहीं दिखेंगे, तो उसके बाद ही कुछ इस बात पर अभी कहना। और क्या ऐसे में उनकी दोबारा से कोरोना जांच की जा सकती है? जी, ये बातें कही जा रही हैं क्योंकि कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से अब उनके रिपोर्ट जो अभी बीते शुक्रवार को ही नेगेटिव आई है, तो बेशक ये जांच के दायरे में है और जो भी रिपोर्ट आएगी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले जो है उसके बारे में अवगत करवाएंगे। सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बने हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का प्रभार मिला है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें कि उनका मेघालय तबादला कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से ये जानकारी दी गई है। भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि वो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का कामकाज भी देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक ये नियुक्तियां उस दिन लागू होंगी जिस दिन से राज्यपाल अपना कामकाज संभालेंगे। सुनील हिमाचली हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहते हैं महाराष्ट्र से हटाने का कारण क्या है? ये कारण जो है वो अभी इस तरीके से कहा नहीं जा सकता सलोनी, क्योंकि एक ये संवैधानिक पद है और अभी जहां तक जो भी चीजें निकल कर सामने आई हैं तो एक ट्रांसफर के तौर पर उन्हें वहां पर भेजा गया है और महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत को जो है वो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जो तबादला कर मेघालय भेजा गया है। तो वहां पर जो ये संवैधानिक चीजें हैं इस पे कारण जो है वो क्या हो सकते हैं या क्या वजह रही है, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन ये आदेश जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए हैं और ये नियुक्ति उस दिन से अमल में आएगी जिस दिन राज्यपाल अपना कार्यभार संभालेंगे। और ये लेटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। गोवा से पहले मलिक जो है वो जम्मू के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। बाद में उन्हें गोवा का उपराज्यपाल का जिम्मा जो है वो सौंपा गया था। और जम्मू में आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात होते हैं, वहां पर क्या कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो अब मेघालय में अब उन्हें राज्यपाल के तौर पर जिम्मेवारी जो है वो वहन करेंगे। तो अभी जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगावत में रहने वाले जो सत्यपाल मलिक की नियुक्ति भाजपा ने पहले बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी की थी और उसके बाद अब 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया और जम्मू में रहते उनके अकॉर्डिंग ही धारा 370 जो अनुच्छेद 370 को जो था वो हटाया गया था, जिसमें उनकी अहम भूमिका जो है। ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं 370 जो हटाई गई थी उसको लेकर भी ये वजह भी हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक संवैधानिक पद है और 370 जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान हटाई गई जब वहां पर जम्मू कश्मीर में उनकी नियुक्ति थी। तो एक राज्यपाल को ये जिम्मेदारी और उसके वक्त पे होना बहुत बड़ी बात है। और मेघालय में अब ये जा रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सी चुनौतियां हैं, तो उनको ये किस तरीके से वो बहाल करते हैं, वहन करते हैं वहां पर अपना कार्यभार संभालने के बाद, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने जहां पर भी अभी तक अपना कामकाज किया है तो उसके लिए इनके कदम जो है उठाए गए सरकार के प्रति या संवैधानिक की जिम्मेवारी इन्होंने जिस तरीके से निभाई है तो वो सारी ही जो है वो सराहनीय रही है। सलोनी जी। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि भगत सिंह को जो गोवा का प्रभार मिला है और क्या इससे कोई बदलाव आएंगे? ये बदलाव हर चीज से आते हैं, दिन प्रतिदिन आते हैं, वक्त के साथ बदलाव आने होते हैं। कुछ एक चीजें हैं जो जरूरी है कि अब नई जिम्मेवारी मिली है तो इनको भी जरूर कुछ बदलाव जो है वो देखे जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी तो जिस तरीके से अब कार्यभार जब संभालेंगे उसी के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि अब इनकी कामकाज की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी राज्य में। ठीक है सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए।
आपको बता दें कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का कहर बरपता जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन में 112 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 जवानों ने दम तोड़ दिया है कोरोना वायरस की वजह से। देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र। और वहीं पुलिसकर्मियों की बात करें तो 112 पुलिसकर्मी एक दिन में संक्रमित पाए गए हैं और वहीं 2 जवानों ने कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ दिया है। हालांकि प्रशासन की ओर से हर वो तमाम कोशिशें की जा रही है जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 112 नए पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 2 जवानों की मौत हुई है। अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए पुलिसकर्मियों में तो ये संख्या अब बढ़कर 12,495 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 10,111 जवान स्वस्थ भी हो चुके हैं और वहीं 2,256 संक्रमित जवान सक्रिय हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, 112 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सत्यप्रकाश? जी 112 पुलिसकर्मी एक दिन में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार महाराष्ट्र में जो है कोरोना संक्रमण जो है लगातार अपना पैर पसार रहा है। हालांकि सरकार भले ही तमाम दावे कर रही हो कि जो कोरोना जो है कहीं न कहीं कंट्रोल स्थिति में है, लेकिन बिल्कुल भी कंट्रोल स्थिति में नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार जो है हर मोर्चे पर खड़ी रहती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरह से 24 घंटे में 112 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रही है, लेकिन जो संक्रमण की संख्या है कहीं न कहीं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो आंकड़ा है अब तक कहा जाए तो करीब 1,25,000 के आसपास जो है लोगों को संक्रमित कर चुके हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि जो देश की रक्षा करते हैं, जो जनता को समझाते हैं कि कोरोना वायरस से किस तरीके से लड़ा जाए, वही लोग अब संक्रमित पाए जा रहे हैं। देखिए, मुंबई जो है कभी रुकने वाली नहीं शहरों में गिना जाता है। हालांकि मुंबई में आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन कुछ न कुछ नई कहानियां होती हैं। वैसे में जब बारिश का समय होता है, ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। मुंबई पुलिस न सिर्फ लोगों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्वाह करती है, वहीं अब बारिश के समय में जलभराव हो रहा है, तमाम तरह के बिल्डिंग और घरों का कोलैप्स होता है, कहीं आग लग जाती है। ऐसे में मुंबई पुलिस का वहां पहुंचना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे में मुंबई पुलिस का संक्रमण होना लाजमी है, लेकिन जिस तरह से सरकार ये दावे कर रही है कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम किया है मुंबई पुलिस के लिए, विशेष उनके दस्ते के लिए जो है तमाम एम्युनिशन पावर बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं मुंबई पुलिस को। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, पीपी किट वगैरह? देखिए, मुंबई पुलिस को ऑलरेडी मास्क, सैनिटाइजर और पीपी किट के साथ साथ एम्युनिशन बढ़ाने के लिए तमाम तरह की गोलियां दी जा रही है। विटामिन सी की गोलियां दी जा रही है, उनको मिल्क पाउडर दिया जा रहा है। विटामिन सी के लिए तमाम तरह के लिक्विड आते हैं, वो दिया जा रहा है। मापदंड बनाया गया है, उनको डेली बेसिस पर उनको लेना कंपलसरी है। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस का संक्रमण होना लगातार जारी है। ऐसे में जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही है, वो भी कहीं न कहीं संदेहास्पद है, क्योंकि जब एम्युनिशन पावर बढ़ाने की गोलियां दी जा रही है, तमाम तरह के परहेज किया जा रहा है, तमाम तरह की उनको रख रखाव किया, उसके बावजूद भी होना कहीं न कहीं सरकार के लिए एक चुनौती है। जी, सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस बल के 112 नए पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 2 जवानों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या
495 हैं जो पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं और वहीं इसी के साथ ही 10,111 जवान स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 2,256 संक्रमित जवान सक्रिय बताए जा रहे हैं और राज्य में अब तक 128 संक्रमित पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। वहीं पीएम केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज की गई है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। किसी नए एक्शन प्लान की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं होगा पैसा। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। सुनील हिमाचली ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील हिमाचली, आपसे जानना चाहेंगे पीएम केयर फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। देखिए सलोनी, जिस तरीके से ये उच्च हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, तो जिस तरीके से अब ये बयान जो फैसला सामने आया है, तो उससे एक बात तो स्पष्ट ही है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया है। और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जो है ये झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट तरीके से कहा है कि किसी नए एक्शन प्लान की आवश्यकता अभी नहीं है। फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को उन्होंने खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो पीएम केयर फंड भी चैरिटी फंड जो ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सलोनी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए प्राप्त है। किसी भी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अभी जो है अलग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और सलोनी, आपको ये भी बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता जो एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL जिसको कहा जाता है, उसने दावा किया था कि डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर फंड जो है वो बनाया गया है। और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ये भी कहा था कि डीएम एक्ट के मुताबिक जो है आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो है वो कोई भी अनुदान अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने वहीं जो है सलोनी, इस पर केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष जो दायरा अपना हल्फनामे के इस तर्क को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पीएम केयर फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में जो है इसके तर्ज पर कोई ऐसा कोष जो है वो बनाए जा चुके हैं। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है कि ये ट्रांसफर करने की जो मांग को इसको खारिज किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है सलोनी। सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति या फिर संस्थान एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की जरूरत नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। योगी सरकार में एक और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अतुल गर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में योगी सरकार के कई मंत्री आ चुके हैं।
कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं योगी सरकार की बात करें तो कई मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक और मामला सामने आया है, एक और मंत्री जो है योगी सरकार में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजियाबाद सदर सीट से विधायक और सूबे के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है। योगी सरकार के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2 मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान की मौत हो गई थी कोरोना वायरस के चलते ही। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। राज्य में इस वक्त की बात करें कुल कोरोना एक्टिव केसों की तो 50,893 के करीब ये केस हैं। और वहीं सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मिले नए मामलों की बात की जाए तो स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या ज्यादा रही है और 24 घंटे में नए कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो यहां पर 4,376 जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को मात भी दी है। इसी के साथ ही अब कुल जो मामले हैं यूपी में वो 1,58,701 पर पहुंच गए हैं और 66% यानी कि 1,04,808 रोगी ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? देखिए, सीधे तौर पे योगी सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 2 ऐसे मंत्री हैं जिनका निधन भी हुआ है। अब एक और मंत्री हैं जो गाजियाबाद से आते हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके चलते उनकी कोविड की जांच कराई गई, उसमें वो संक्रमित पाए गए हैं। और उनका जो गाजियाबाद में कविनगर आवास है, वहां पर हाल फिलहाल उन्हें होम आइसोलेशन किया गया है। डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर बनाए हुए है और इसके साथ ही परिवार व नजदीकी के जो सभी लोग हैं उनकी कोविड की जांच कराई जा रही है। अतुल गर्ग इस कोरोना संक्रमण का जो ये पूरा पीरियड था उसमें लगातार दौरों पर थे। कहा जा रहा है कि वो संपर्क में आ रहे थे लोगों के, इसी के चलते उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई और जब उनकी जांच कराई गई है तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान क्या कोई भी एहतियात नहीं बरते गए? देखिए, सीधे तौर पर मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अतुल गर्ग के जो मीडिया सलाहकार है उनका बयान आया है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान, पूरे संक्रामक काल के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो जिले स्तर पर मीटिंग करते रहे और ज्यादा से ज्यादा बाहर रहे और कहीं ना कहीं जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं वो चपेट में आए हैं, ऐसे मंत्री भी हैं, लगातार संपर्क में लोगों के रहे और कहीं से उनको कोविड-19 का ये इफेक्ट हुआ है और डॉक्टर्स की एक टीम पूरी निगरानी बनाए हुए है। उम्मीद है कि जल्दी वो स्वस्थ होंगे। जी, बात करें कोरोना वायरस के मामलों की तो टीम 11 आखिर कर क्या रही है? जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या जांच का दायरा नहीं बढ़ाया गया है या कोई जनता को कहे कि जागरूक नहीं किया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से आप टीम 11 की आपने बात कही, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल टीम 11 पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो प्रयागराज हाईकोर्ट है उसने भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों में नाकामी पर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि 5 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार के पास अभी कोई रोड मैप नहीं तैयार है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। केवल कागजों पर ही प्रयास दिखाई दे रहा है, जमीनी स्तर पर प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनाने को लेकर के जो कड़े नियम बनाए गए थे उनमें लापरवाही न बरती जाए। सीधे तौर पर क्योंकि जो अपोजिट वकील थे उन्होंने कई फोटोज, कई वीडियोज जो जज थे उनको दिखाए जिसमें लोग बिना मास्क के आराम से घूम रहे थे और कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से कानून बनाए गए थे कि मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। उसको लेकर के कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और सरकार को आदेश दिए हैं कि कड़ाई से इसका पालन कराया जाए। और जो बाजार हैं, सरकार एक फॉर्मूला तैयार कर रही है कि इनको इवन और ऑड फॉर्मूले पर खोला जाएगा, क्योंकि 5 दिन का, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में बाजार खुलते हैं, 2 दिन लॉकडाउन रहता है, शनिवार और संडे को पूरी मार्केट बंद रहती है।
कहा यह गया था कि मार्केट सैनिटाइज होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी मार्केट ना तो सैनिटाइज हो रही है, केवल कागजों पर काम हो रहा है। अब सरकार एक नया फॉर्मूला ला रही है, इवन और ऑड की तर्ज पर मार्केट खोली जाएंगी। कल सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने इस बात को कहा है। इसके साथ ही एक सीधे तौर पर एक कड़ी प्रक्रिया करने को निर्देश दिया है कोर्ट ने सरकार को कि सीधे तौर पर कड़ाई से पालन कराइए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लोगों से, ताकि कोरोना पर रोकथाम लगाई जा सके। जी ठीक है पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम शिवराज चौहान ने बयान दिया है अब सिर्फ एमपी के लोगों को सरकारी नौकरी, आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। ये आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया है कि अब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी, न्यूज़ एट 12:30 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।